हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 39 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम सेक्शन 40 टू 44 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें स्टार्ट जो हो रहा है वो जजमेंट से रिलेटेड कुछ बात आपको समझाने की बात की जा रही है कि जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट। इट मीन्स कोर्ट की जो जजमेंट होंगे उनको कब रेलिवेंट माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब जजमेंट की जब बात हो रही है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जजमेंट कहते किसे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ। वैसे तो आपकी जजमेंट को कहीं पर भी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। जजमेंट आपकी डिफाइंड है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में। इट मीन्स सीपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। एविडेंस में ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? जजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जजमेंट का मतलब ये होता है द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। इट मीन्स कोर्ट की वो जजमेंट जिसको कि किसी जज ने किसी डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड पर क्या है दिया है, वो क्या होती है? आपकी जजमेंट होती है। ठीक है। तो अब इसमें आपको दो चीज और समझनी होगी कि जजमेंट दो तरह की होती है, जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इन रेम। ठीक है। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है जजमेंट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। इट मीन्स इसको ऐसे समझिए, एग्जांपल देती हूँ आपको। डाइवोर्स का कोई केस है आपका, ठीक है। उस डाइवोर्स के केस में हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है, डाइवोर्स हो गया और उनको डाइवोर्स की डिक्री इश्यू हो गई। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे उनका डाइवोर्स तो हो गया, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ही हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, वो पूरी दुनिया के लिए हस्बैंड वाइफ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर वो आपस में ही नहीं रहे, आपस में उनका संबंध खत्म हो गया तो दुनिया के लिए उनका संबंध खत्म है। तो इसको कहा जाता है जजमेंट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ठीक है। और जो दूसरी बात है जजमेंट अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है ना, यानी कि जजमेंट इन पर्सोनम जो मैंने आपको कहा था उसका मतलब क्या होता है, जजमेंट अगेंस्ट द पर्सन और पार्टीज, यानी सेम पार्टी के बीच ही कंक्लूसिव प्रूफ होता है या रिप्रेजेंटेटिव के बीच। जजमेंट इन पर्सोनम में क्या होता है, जो भी केस की पार्टीज होती हैं, जो भी पर्सन्स होते हैं, उन्हीं के बीच में ये एप्लीकेबल होता है, ये अगेंस्ट होल वर्ल्ड नहीं होता। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई। सेक्शन को अभी हमने पढ़ा नहीं है, सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये जजमेंट बता रही हूँ, इस जजमेंट को आप समझ लें। और इसमें जजमेंट के अलावा दो वर्ड और यूज किए गए हैं, डिक्री एंड ऑर्डर। ना तो आपकी डिक्री कहीं डिफाइन है एविडेंस में, नहीं आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मैंने आपको बताया, ऑर्डर जो डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में तो है नहीं, सीपीसी में है, ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में है। ऑर्डर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का। इट मीन्स कोर्ट के निर्णय करने का एक तरीका होता है। ठीक है। और जो डिक्री होती है, डिक्री क्या होती है, जजमेंट। आपको जब किसी केस में कोई जजमेंट मिल गई है तो उसके बाद आफ्टर 15 डेज उसको प्रिपेयर किया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो उसमें क्या होता है, आपका एक कंसाइज फॉर्म में यानी पॉइंट वाइज ये लिखा रहता है डिक्री में कि इन बेस के बेस पे हमने क्या है, जजमेंट अनाउंस की है। यानी उस डिक्री में वो सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं जिनके ग्राउंड्स पे जजमेंट आपको दी जा रही है। और ऐसा नहीं है जजमेंट कोई आपके कोर्ट रूम में जाके जज स्पेशल देगा, ठीक है ना। जजमेंट आपकी ओपन कोर्ट में दी जाएगी। और एक चीज और समझ लीजिए, जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता, डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि जैसे सपोज आपके फेवर में कोई डिक्री पास हो गई, ठीक है, या आपके फेवर में कोई जजमेंट आ गई, ये आप सीपीसी में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको वर्ड टू वर्ड, लेकिन अभी मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इसमें क्या है। आपके फेवर में कोई डिक्री पास हुई तो फिर ये कहा गया जी डिक्री तो मिल गई। अब डिक्री मिल गई तो उसका एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, उसको क्रियान्वित करना। जैसे कि आपको मकान खाली कराने की डिक्री आपके फेवर में इश्यू हुई है, तो अब क्या करेंगे, आप पुलिस स्टेशन में जाके कहेंगे ना पुलिस वाले से कि देखो तो खाली नहीं कर रहा, डिक्री तो कोर्ट ने दे दी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कहीं नहीं हुआ। तो क्या किया जा रहा है, इट मीन्स उसको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। तो डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होता। दूसरी बात,
जजमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं होती, डिक्री के अगेंस्ट अपील होती है। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और रही बात ऑर्डर की, ऑर्डर तो क्या होता है, देखो ऑर्डर ये ऐसे होता है कि जैसे आपके कोर्ट में केस चल रहा है तो आपको जब तक आपका केस चलेगा तब तक कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर कोर्ट देती रहेगी, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए, ठीक है। लेकिन डिक्री और जजमेंट आपकी एक ही बार होती है, ऐसा नहीं कि ये बार बार आपको मिल रही है। अब आपको समझना है सेक्शन 40 क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 40 आपकी बात कर रहा है बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, यानी कि जो बात की कार्यवाही है उसको रोकने की बात कर रहा है। किसी भी केस में बात की कार्यवाही, वो बात की कार्यवाही का क्या मतलब है, जैसे कि आपको किसी कोर्ट में कोई आपका केस चल रहा है, उसमें पहले डिसीजन हो गया, ठीक है, पहले उसमें कोई डिसीजन हो गया और फिर से आप उसी केस को लेकर के दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं, तो इसको कहा गया है कि बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, ठीक है। सेक्शन 40 इज टॉकिंग अबाउट बार टू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। ये रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 40। किसी भी प्रीवियस प्रोसीडिंग में, आप मेरी बात ध्यान से समझ लेंगे तो आपको बेरेक की लैंग्वेज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। पढ़ना तो आपको खुद से ही पड़ेगा। मेरा ये सब क्लास लेने का पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि बेरेक की लैंग्वेज क्या है, अच्छों का दिमाग घुमा देती है, ठीक है। इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेंगे। इसमें कोई रट्टाफिकेशन लगाने वाली बात नहीं है। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक, बट हमेशा लॉजिक भी नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, इट मीन्स अगर किसी प्रीवियस प्रोसीडिंग में कोई जजमेंट आई है, कोई ऑर्डर आया है, कोई डिक्री आई है, किसी भी प्रीवियस यानी पहले की कार्यवाही में जजमेंट आया है, कोई निर्णय आया है, कोई आदेश आया है, कोई डिक्री आई है, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को बार करती है वो। इसका मतलब यह है कि उसे रोक देती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जजमेंट बता दिया, पूरा बेस क्या है, जजमेंट क्या नहीं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपका सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस जुडिकाटा के नाम से शायद आपने अपने एलएलबी में भी पढ़ा हो या एलएलएम में पढ़ा हो। रेस जुडिकाटा एक वर्ड है जो कि ये बताता है कि अगर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन से कुछ भी जजमेंट आया है, ठीक है, तो आप उसी जजमेंट को लेकर के किसी दूसरे कोर्ट में, उसी जजमेंट को लेकर के या उसी केस को लेकर के किसी दूसरे कोर्ट में अगर आपने केस डाल दिया है, तो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट होगी वो उसको क्या नहीं करेगी, ट्राई नहीं करेगी। ट्राई इट मीन्स ट्रायल नहीं करेगी उसका, ये रोकती है इसको। इसका जो सेक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो इसका मैं कहूँ कि ये जो बेस्ड है वो है एंड ऑफ लिटिगेशन। ऐसे तो क्या होगा, कोई केस कभी खत्म ही नहीं होगा। आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट अगर है, कोर्ट ने मेरे फेवर में कोई डिक्री पास कर दी, अब आपको प्रॉब्लम हुई जी, इनके फेवर में आपने कैसे डिक्री पास कर दी, आप कोर्ट में चले गए, आपने क्या कि डिक्री के अगेंस्ट अपील करी। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, डिक्री के अगेंस्ट अपील हो रही है, ठीक है। फिर कोर्ट ने आपके फेवर में कर दिया, फिर मैं गई, मेरे फेवर में कर दिया। ऐसे तो सारी जिंदगी में एक केस भी नहीं निपटेगा। इसीलिए सेक्शन 11 को लाना पड़ा एंड ऑफ लिटिगेशन, जो कि लिटिगेशन का क्या कर सके, एंड कर सके। नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसीजर चले ना। तो जो आपका सेक्शन 11 है ना ये 3 मैक्सिम पे बेस्ड है। इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखें। ये 3 मैक्सिम आपको हर चीज में बहुत बेनिफिट देगा, यानी कि किसी भी लॉ के एग्जाम में। सबसे पहला है नेमो डेट लीस वेक्सारी प्रो उन ईडम कॉजा। क्या कहा मैंने, इसको आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको याद कर लें, ठीक है। नेमो डेट लिस वेक्सारी प्रो उन ईडम कॉजा, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक व्यक्ति को एक ही केस के लिए दोबारा परेशान नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये नहीं है कि बार बार उसे बुलाते रहो आप, ये थोड़ी कोई तरीका है आपका। दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लेटिमम। इसका मतलब ये है, ये स्टेट के इंटरेस्ट के लिए है, यानी कि इसमें एंड ऑफ लिटिगेशन की बात की गई है कि स्टेट के इंटरेस्ट के बिहाफ पे इसको रखा गया है। थर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर।
इसका मतलब ये है कि कोर्ट का अगर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो आपको उसे ठीक ही मानना है, आपको उसे सही ही मानना होगा, ये आपके ऊपर बाउंड है। ठीक है, ये और भी ज्यादा अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये हम सीपीसी में पढ़ेंगे, लेकिन इसी से जुड़े कुछ दो चीज मैं आपको और बता दूं। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 का 2, ठीक है, 00 पार्टी, शायद आपने पढ़ा हो, ये क्या है, फर्दर सपोर्ट कर रहा है इसको। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे, ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सेक्शन 40 को ही क्या कर रहे हैं, सेक्शन 40 के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो मेन मुद्दा है वो यही है, एंड ऑफ द लिटिगेशन। आपके बार बार की जो प्रॉब्लम है, बार बार आप कोर्ट में एक ही चीज को लेकर के आ रहे हैं, तो आपकी कहानी कभी तो खत्म करें, ऐसे ही चलती रहेगी ये सारी जिंदगी, नहीं ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेक्शन की लैंग्वेज को, कि सेक्शन आपका कह क्या रहा है। सेक्शन 40 में लिखा है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, यानी न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत है। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, यानी कि प्रीवियस जजमेंट जो है वो रेलिवेंट होंगे किस चीज के लिए, टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, यानी दूसरे केस के लिए या दूसरे केस को ट्राई करने के लिए प्रीवियस जजमेंट आपका रेलिवेंट होगा। ठीक है, आगे कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, the existence of any judgment, order or decree which by law prevents any court from taking cognizance. It means जहां पर भी किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के कॉग्निजेंस लेने के लिए या उसको ट्राई करने के लिए, इट मीन्स ट्रायल करने के लिए विधि द्वारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है, निवृत्त करता है। अगर मैं बहुत इसकी लैंग्वेज में बोलूं तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, यानी उसे प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है कि क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब एक बार वो चीज क्लियर हो गई है तो ये रेलिवेंट फैक्ट होगा कि उसको बार करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस जजमेंट आ चुका है, प्रीवियस जजमेंट में जो आपका डिसाइड हो गया है वो ही आपका रेलिवेंट माना जाएगा। इज इट क्लियर? Relevant fact. When the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial. It means जबकि प्रश्न ये हो कि क्या ऐसे कोर्ट को ऐसे केस का कॉग्निजेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ये क्या है, ये रेलिवेंट फैक्ट है कि वो उस चीज को करे या ना करे। वैसे तो नहीं करना चाहिए, बार ही कर रहा है सेक्शन 40 के अंदर, इसीलिए आपको मैंने पहले पढ़ाने से पहले ही सेक्शन 11 सीपीसी का आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, सेक्शन 40 आपकी सिंपल इतनी सी बात समझा रहा है कि तो आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक केस था मियाना हसन अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1961 का। उसमें यही बताया गया था कि सेक्शन 40 से 44 तक जितने भी सेक्शन है, ठीक है, उन सब सेक्शन के अंदर अगर कोई भी जजमेंट आता है तो वो इस बात के लिए रेलिवेंट नहीं होगा कि प्लेंटिफ ने गलत केस फाइल कर दिया, है ना। यहाँ पे इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे मतलब ये है, मतलब गलत केस फाइल कर दिया इसलिए वो दोबारा से वो कर रहा है, उसमें केस डाल रहा है, ऐसे तो आप तमाशे करते रहेंगे। हालांकि इसके लिए सीपीसी में अलग से प्रोविजन है। आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो केवल इतना रखना है कि सेक्शन 40 आपका बार कर रहा है किस चीज को, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग को। तो सेक्शन 40 को और अच्छे से समझने के लिए मैंने सेक्शन 43 को आपको इसके साथ पढ़ाना जरूरी समझा। अब सेक्शन 43 आपकी क्या बात कह रहा है, मोटी मोटी सी बात आप समझ लीजिए। सेक्शन 40 ये कह रहा है कि जहां पर बात हो किस चीज की, मैंने कहा कि सेक्शन 40 आपका रेलिवेंट है और जो आपका सेक्शन 43 है वो आपका इररेलिवेंट है। ठीक है, अब सेक्शन 43 इररेलिवेंट कैसे है? सेक्शन 43 इररेलिवेंट ऐसे है क्योंकि वो ये कह रहा है कि सेक्शन 40, 41 और 42 इतना तो आपका ठीक है, इसको छोड़कर बाकी के जो जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री होंगे वो कहाँ जाएंगे, तो वो इररेलिवेंट होंगे। ठीक है,
आप समझ रहे हैं मेरी बात? सेक्शन 40, 41 और 42 को छोड़कर जो भी जजमेंट हुआ, ऑर्डर हुआ, डिक्री हुआ, वो इररेलेवेंट होगा। लेकिन इस बात का भी एक्सेप्शन आपके सेक्शन 43 में ही दिया गया है। अगर आप बेरक को देखें, उसकी सेकंड लाइन को देखना, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। इसका एक इलस्ट्रेशन है, वो है आपका बी इलस्ट्रेशन। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन इसको समझने के लिए बहुत बेस्ट है, तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। बी क्या है? एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जो आपकी इस बात को क्लियर करता है सेक्शन 43 की। अब आप सुनिए, जैसे कि 3 लोग हैं, ठीक है, ए, बी और सी। अब यहाँ पर जो बी है उसको क्या है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, यानी कि वो एक्यूज्ड है किस चीज का? सी के साथ एडल्ट्री का। ठीक है ना? ए जो है क्या करता है? बी पर प्रोसिक्यूट करता है, किस लिए? कि उसने ए की जो वाइफ सी है उसके साथ एडल्ट्री कमिट की है। आई होप आपको एडल्ट्री पता हो, नहीं पता तो मैं आपको आईपीसी में बता दूंगी, हिंदी में उसे बोलते हैं जार कर्म। ठीक है, तो उसके साथ क्या किया उसने? सी के साथ एडल्ट्री किया, एडल्ट्री के लिए उसको कमिट किया गया। अब बी अब अपने डिफेंस में क्या कहता है, यानी जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिसको एक्यूज कहा जा रहा है, बी इस फैक्ट को डिनाई करता है। क्या कहता है? मना करता है, और ये कहता है कि जो सी है वो जो कह रहा है कि मेरी वाइफ है, जो सी है वो तो कभी ए की वाइफ थी ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अब किसी भी तरह ये डिसाइड हुआ कि इस केस में बी को कन्विक्शन हो गया। ठीक है, एडल्ट्री के लिए। अब क्या हुआ? अब सी पर क्या किया? सी पर ए ने सूट फाइल कर दिया। दूसरा केस हो गया ना, सी पर ए ने, जो कि वाइफ थी ए की, सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल क्यों किया? क्योंकि उसने क्या किया? सी से जो बी था, यानी जो एक्यूज्ड बना, उसके साथ क्या कर ली? उसने शादी कर ली, जिसको कि कमिट किया गया था प्रोसिक्यूशन के लिए, उसके साथ शादी कर ली। तो जो ए का जो पति था उसने क्या करा? सी के ऊपर केस फाइल कर दिया। ये केस फाइल कर दिया कि इसने क्या है, मेरे लाइफ टाइम में क्या किया? बाइगेमी कमिट की, यानी कि मेरे जिंदा रहते हुए दूसरी शादी की। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। अब यहाँ पर ए और सी के बीच में जो भी केस चल रहा है, ठीक है, या जो भी जजमेंट है, जो भी कुछ होगा, ठीक है, उस बात का पहले वाले जजमेंट से जिसके लिए बी को कन्विक्ट किया गया था कोई भी मतलब नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं होगा। यही आपका सेक्शन 43 कह रहा है। सेक्शन 43 ये कह रहा है कि प्रीवियस जजमेंट इज नॉट रेलिवेंट इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, यानी बाद की प्रोसीडिंग में। मैंने आपको सेक्शन 40 में ये बताया कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट है, और सेक्शन 43 में ये बताया कि प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है कि 40, 41, 42 को छोड़कर जहां भी कहीं जजमेंट हुआ है वो कहाँ होगा? रेलिवेंट। तो वो भी रेलिवेंट है। उसकी 2 बातें इसी सेक्शन की दूसरी लाइन में दी गई हैं, यानी कि अगर आप बेरक से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए, सेक्शन 43 में ये लिखा है, जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 व्हेन रेलिवेंट। जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 आर इररेलेवेंट। ठीक है, यानी कि आपका ये तो रेलिवेंट हो गया 40, 41, 42। अब उसको छोड़ के जो है वो तो रेलिवेंट ही होगा ना, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है। वो ये कह रहा है, देखो इसी में एक्सेप्शन दे रखा है, अनलेस the existence of such judgment or order is a fact in issue or is a relevant fact or is a relevant under other provision of the act। यानी कि अभी जो मैं बात आपसे कर रही हूं कि धारा 43 आपकी इररेलेवेंट है, वो ये कह रहा है कि अगर किसी बात का कोई फैक्ट इन इशू क्रिएट हो जाता है सेक्शन 43 के अंदर, या किसी और अदर प्रोविजन में इस बात को रेलिवेंट साबित किया गया है, तो वो धारा 43 के अंदर सुसंगत होगी। ठीक है, यानी कि रेलिवेंट होगी। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको इलस्ट्रेशन ई को
और आपको इलस्ट्रेशन F को अच्छे से देख लेना है, यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा, सेक्शन 40 एंड 43। बाकी 41 और 42 और 44 दूसरी वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।